जब दुनिया यूक्रेन में टैंकों को चलते हुए देख रही है, रूस के अंदर एक और जंग चुपचाप चल रही है। पुतिन के साम्राज्य की सतह के नीचे एक नाजुक क्षेत्रीय समूह है जो डर से जुड़ा है। अब एकता का वह झूठा एहसास टूटने लगा है। युद्ध ने मॉस्को के संसाधनों को चूसने के साथ उसकी अंदरूनी दरारें भी उजागर की हैं। दागिस्तान जैसे क्षेत्रों में असंतोष अब खुला विरोध और विद्रोह बन गया है। रूस के कई क्षेत्र स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं और क्रेमलिन एक डरावनी संभावना का सामना कर रहा है। लगभग 40% जमीन खोने का खतरा है। सच कहूं तो यह सोवियत संघ के अंतिम दिनों जैसा लगने लगा है। जैसा कि हालात हैं, असली सवाल अब सिर्फ यूक्रेन का नहीं रह गया है, बल्कि यह है कि क्या पुतिन अपने ही देश को बिखरने से रोक सकते हैं। अगर आप पुतिन की परेडों और प्रचार से आगे देखें तो रूस में एक नया युद्ध क्षेत्र उभरता दिखेगा। यह युद्ध क्षेत्र टैंक या सीमाओं नहीं, बल्कि पहचान और लोगों पर केंद्रित है। रूस का अलगाववादी संकट कोई नई बात नहीं, यह पुराना घाव है जिसे लंबे समय से नजरअंदाज किया गया और अब फिर से उभर आया है। जो कभी इतिहास की किताबों में छुपी थी, वह अब खुलकर सामने आ रही है और इतनी तेजी से फैल रही है कि क्रेमलिन संभाल नहीं पा रहा। दशकों से जमा हुई नाराजगी अब यह दिखा रही है कि देश वास्तव में कितना बंटा हुआ है। हालांकि नक्शे पर यह एक विशाल भूभाग की तरह दिखता है। रूस में 83 क्षेत्र हैं, जिनमें 20 से अधिक जातीय गणराज्य हैं, जिनकी अपनी भाषाएं, परंपराएं और स्वतंत्रता की यादें हैं। सालों से मॉस्को ने डर, पैसे और ताकत के मिश्रण से उन्हें शांत रखा है, लेकिन अब ये तरीके कमजोर पड़ रहे हैं। पुतिन की साख गिरने पर लोग अब बेखौफ अपनी भाषा बोलते, विरासत पर गर्व करते और न्याय की मांग करते हैं। सरकार जब उन्हें चुप कराना चाहती है तो वे और गुस्से में आ जाते हैं, जिससे समस्याएं बढ़ जाती हैं। बशकुर्तिस्तान को ही ले लीजिए। इस साल की शुरुआत में उफा में हजारों लोग बश्किर भाषा में नारे लगाते हुए सड़कों पर उतरे जब कार्यकर्ता फाहिल असलियानोव की गिरफ्तारी हुई, जो बश्किर भाषा और पहचान के रक्षक थे। यह कोई राजनीतिक विरोध नहीं था, यह सम्मान की बात थी। लेकिन मॉस्को ने इसे एक खतरे के रूप में देखा, है ना? पुलिस ने कार्रवाई की, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया और इंटरनेट बंद कर दिया गया। सरकार ने विरोध को दबाया, लेकिन संदेश बशकुर्तिस्तान से आगे भी गया। लोग अब चुप नहीं रह रहे हैं और बशकुर्तिस्तान अकेला नहीं है। दागिस्तान में गुस्सा और भी गहरा है। युद्ध शुरू होते ही इस क्षेत्र में जबरन भर्ती के खिलाफ सैकड़ों प्रदर्शन हुए। स्थानीय मौलवियों ने युद्ध को अन्यायपूर्ण कहा। माओ ने सैन्य बसों को रोकने के लिए सड़कों को जाम कर दिया है और युवा पुरुष उस मकसद के लिए लड़ने से इनकार कर रहे हैं जिसमें वे विश्वास नहीं करते। क्रेमलिन ने व्यवस्था बहाल करने के लिए नेशनल गार्ड भेजी, लेकिन यह काम नहीं आया। अब दागिस्तान में भर्ती से बचने की दर देश में सबसे अधिक है। वहां के लोग किसी और की जंग में मरते मरते थक चुके हैं। सच कहूं तो आप इन जगहों पर थकान को महसूस कर सकते हैं। वही निराशा बारात्सिया में भी है, जो मंगोलिया के पास एक छोटा गणराज्य है। यहाँ आबादी 10 लाख से कम है, पर यूक्रेन युद्ध में सबसे ज्यादा मौतें यहीं हुई हैं। गरीब गांवों के पुरुषों को बड़ी संख्या में मोर्चे पर भेजा जा रहा है। मॉस्को के अमीर लोग सुरक्षित हैं, जबकि इन गांवों ने लगभग सभी युवा पुरुष खो दिए। ऐसी कहानियां तुवा, काल्मिकिया और उत्तर काकेशस से भी आई हैं, जहां गरीबी के कारण सैन्य सेवा ही रास्ता दिखती है। भर्ती करने वाले अच्छे वेतन और पदक का वादा करते हैं, लेकिन अंत में सिर्फ अंतिम संस्कार मिलते हैं। हकीकत बहुत कठोर है। मॉस्को में एक सैनिक के बदले गणराज्यों में दर्जनों सैनिक मारे जाते हैं। अब जब ताबूत घर आ रहे हैं, लोग सीधा पूछ रहे हैं, उनके बेटे ऐसी जंग में क्यों मर रहे हैं जो उनकी नहीं? वे उस सरकार के लिए क्यों लड़ रहे हैं जो बराबरी नहीं देती? स्थानीय लोग इस विडंबना को समझते हैं। वे कड़वी हंसी में मजाक करते हैं कि उनके बेटे रूस के लिए गोला बारूद हैं। यह काला हास्य है, लेकिन इसमें सब कुछ कह दिया गया है। लोग अब खुद को देश के नागरिक नहीं, बल्कि उसकी युद्ध मशीन का हिस्सा मानते हैं। इन गणराज्यों में दुख अब गुस्से में बदल गया है। अब कई लोग खुलेआम मॉस्को के अधिकार पर सवाल उठा रहे हैं। ये विरोध अब सिर्फ गरीबी या राजनीति नहीं, बल्कि गहरे मुद्दों पर है। यह भावना है कि मॉस्को सिर्फ इन क्षेत्रों पर शासन ही नहीं करता, बल्कि इन्हें चूस भी लेता है। देखिए, जहां लोग एक तरफ जा रहे हैं, वहीं पैसा दूसरी तरफ बह रहा है। रूस के बाहरी क्षेत्र ही वो तेल, गैस, हीरे और धातुएं पैदा करते हैं जो देश को चलाते हैं, लेकिन उन्हें मुनाफे का लगभग कुछ भी हिस्सा नहीं मिलता। उदाहरण के लिए,
याकूतिया रूस के लगभग सभी हीरे पैदा करता है। डायमंड सॉर्टिंग सेंटर के प्रमुख के अनुसार यह क्षेत्र इतना संसाधन संपन्न है कि यह पृथ्वी के सभी हीरो का 15% उत्पादन करता है। 2024 में इसकी खदानों का उत्पादन $4 अरब से ज्यादा रहा। फिर भी इस क्षेत्र को स्थानीय बजट का 2% से भी कम मिला। इसी बीच स्कूल जर्जर हो रहे हैं, अस्पतालों में जरूरी सामान की कमी है और पूरे के पूरे कस्बे गरीबी में डूबते जा रहे हैं। साइबेरिया और सुदूर पूर्व में भी यही हाल है। मॉस्को सब कुछ लेता है लेकिन कुछ लौटाता नहीं। लोगों को लगता है कि उनसे सब कुछ छीन लिया गया है और उन्हें भुला दिया गया है जब वे अपनी जमीनों को उजड़ते और अपने समुदायों को बर्बाद होते देखते हैं। और यही वह बात है जिसे मॉस्को मानने से इनकार करता है। इतनी सारी संपत्ति हड़पने के बावजूद आम आदमी की जिंदगी में कोई सुधार नहीं है। इस समय देश को 16,000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, जो आधुनिक इतिहास में किसी भी देश पर सबसे ज्यादा है। विदेशी निवेश पूरी तरह से गिर चुका है, महंगाई 12% से ऊपर पहुंच गई है और जरूरी सामान मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है। साइबेरिया में ईंधन की कीमतें दोगुनी हो गई हैं। स्कूल हीटिंग खर्च नहीं उठा पा रहे, इसीलिए बंद हो रहे हैं और अस्पताल बुनियादी देखभाल नहीं दे पा रहे। आर्थिक समस्याओं में कमाई की क्षमता भी शामिल है। कई साइबेरियाई शहर खनन या लकड़ी पर निर्भर हैं, पर मजदूरी कम और कीमतें बढ़ रही हैं। यूकोटिया में औसत वार्षिक आय लगभग अमेरिकी डॉलर 7,500 है, जबकि मॉस्को में यह अमेरिकी डॉलर 25,000 से अधिक है। यह अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन यह सिर्फ पैसे या भर्ती से कहीं ज्यादा गहरा है। यह पहचान की बात है कि लोग कौन हैं और उन्हें क्या बनने की अनुमति है। पुतिन सरकार वफादारी और समरसता दोनों मांगती है। 2018 में शिक्षा सुधारों के बाद अल्पसंख्यक भाषाएं स्कूलों से हटा दी गईं और उनकी जगह ग्रुशकिमिर की महिमा के पाठ पढ़ाए गए। कथित रूसी शब्द स्थानीय संस्कृति पर गर्व को उग्रवाद समझा जाता है और विरासत बचाने वालों को आतंकवादी कहने का खतरा रहता है। कारेलिया में लोग फिनिश भाषा फिर से अपना रहे हैं। डार्डिस्तान में वे पुतिन द्वारा समाप्त राष्ट्रपति पद को फिर शुरू करने पर विचार कर रहे हैं। देश भर में सांस्कृतिक विरोध के छोटे छोटे कदम कुछ बड़ा बनने की ओर बढ़ रहे हैं। एक शांत विद्रोह इन क्षेत्रों के रोजमर्रा प्रबंधन ने भी उन्हें ज्यादा नाराज किया है। रूस में सत्ता इतनी केंद्रीकृत है कि गवर्नर भी मिडिल मैनेजर जैसे हैं और सभी बड़े फैसले मॉस्को से आते हैं। क्षेत्रीय संसदें मौजूद हैं, लेकिन वे स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकती। तो जब याकुत्सिया में बाढ़ आती है या आर्कटिक उत्तर में ड्रिलिंग से बारहसिंगा के चरागाह नष्ट हो जाते हैं, तो स्थानीय नेता क्रेमलिन की मंजूरी के बिना जवाब नहीं दे सकते। नतीजा यह है कि देश कागजों पर संघ जैसा लगता है, पर असल में यह अक्सर कब्जा सा महसूस होता है। जब लोगों को अनदेखा किया जाता है तो वे सवाल पूछते हैं, अगर हम खुद चीजें चलाएं तो क्या होगा? इस सवाल को ऑनलाइन एक नया मंच मिल गया है। ऑनलाइन फ्री नेशंस ऑफ रशिया फोरम ने सभी गणराज्यों के कार्यकर्ताओं को आपस में जोड़ा है। वे सिर्फ स्वायत्तता नहीं, मॉस्को के बिना जीवन की कल्पना कर रहे हैं। दागेस्तान, बशकोरिस्तान, तार्दिस्तान में युवा रूसी टेलीग्राम, वीके और टिकटॉक पर स्क्रॉल करें, जहां लोग खुलकर पहचान, संस्कृति और आजादी पर चर्चा कर रहे हैं। यूरोप और मंगोलिया में निर्वासित समुदाय उन संदेशों को और मजबूत करते हैं। अब एक युवा तुआ देख सकता है कि मंगोलिया अपनी भाषा और परंपराएं कैसे निभाता है और सोच सकता है कि मॉस्को ऐसा क्यों नहीं करता। जिज्ञासा गुस्से में और गुस्सा कार्रवाई में बदलता है। जो पहले फुसफुसाहट थी, अब तेजी से फैलती बातचीत बन गई है। पिछले सभी वर्षों की तुलना में सबसे बड़ा अंतर यह है कि अब इस नाराजगी के पास एक खाका है, यूक्रेन। रूस के लिए तातारस्तान जितने बड़े पड़ोसी देश को मॉस्को के खिलाफ देखना आंखें खोलने जैसा रहा है। यूक्रेन की जिद्द यह साबित करती है कि आजाद होना कोई कल्पना नहीं है, यह मुमकिन है। एक छोटे देश ने क्रेमलिन का सामना किया और मिटा नहीं। विरोध की वह तस्वीर खुद रूस के अंदर एक खतरनाक विचार बो चुकी है। अगर यूक्रेन अपने दम पर खड़ा हो सकता है तो हम क्यों नहीं? यही हकीकत क्रेमलिन को उसके नंगे फर वाले जूतों में कांपने पर मजबूर कर रही है। पुतिन इन सभी शिकायतों और विरोधों का जवाब पहले से ही तय कर चुके हैं। अधिक पुलिस प्रचार और विदेशी हस्तक्षेप पर आरोप। लेकिन ये पश्चिम से नहीं आ रहा है, ये खुद रूस के अंदर से आ रहा है। माओं से जिन्होंने बेटों को खोया, शिक्षकों से जिन्हें भाषा छोड़नी पड़ी, खनिकों से जिनकी संपत्ति मॉस्को भेजी जाती है जबकि उनका शहर टूट रहा है। और यही बात पुतिन को सच में डराती है। उसका सबसे बड़ा डर नाटो नहीं है,
बल्कि खुद रूस का नक्शा है। उसने 20 साल तक ताकत स्थिरता के भ्रम पर बनाई। उसने सब केंद्रीकृत किया, असहमति दबाई और हर फैसला मॉस्को से किया। यह तरीका कुछ समय चला। अब अर्थव्यवस्था जूझ रही है, युद्ध लंबा चल रहा है और लोगों का पुराना डर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब उसकी जगह जो आ रहा है वह क्रेमलिन के लिए ज्यादा खतरनाक है। आस्था, यह आस्था कि शायद अब उन्हें मॉस्को की जरूरत नहीं है। ये आस्था कि वे खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं और अलग हो सकते हैं। जब आप संस्कृति के दमन, संसाधनों के शोषण और युद्ध की कीमत को जोड़ते हैं तो पूरी तस्वीर सामने आती है। ये मुद्दे अलग नहीं, रूस की नींव में फैली जुड़ी दरारें हैं जो एक दूसरे को और खराब करती हैं। तो वहाँ का एक युवा अपनी भाषा खो देता है, खनन के कारण अपनी जमीन खो देता है, फिर एक ऐसे युद्ध में अपने भाई को खो देता है जिसे उसने कभी नहीं चाहा था। जब वह घर लौटता है तो वह अब मॉस्को को अपनी राजधानी नहीं मानता। ठीक इसी तरह बगावत की शुरुआत होती है। अगर कुछ नहीं बदला तो मॉस्को एक दिन देखेगा कि उसका साम्राज्य चुपचाप हाथ से निकल रहा है। यह नाराजगी अचानक नहीं, बल्कि सदियों पुराने साम्राज्य के नियंत्रण की गूंज है जो कभी खत्म नहीं हुआ। रूस बार बार क्यों बिखरता है, समझने के लिए पुतिन या स्टालिन से भी पहले उस समय को देखना होगा जब मॉस्को ने खुद को शासक मान लिया था। जो एक छोटा ठंडा रियासत था वह महत्वाकांक्षा, संदेह और क्रूरता के मेल से बढ़ता गया। रूस ने अपने पड़ोसियों को जीतने के साथ पूरी तरह निगल भी लिया। तातार, चेचेन, बुरियात, याकूत और अन्य लोगों को सुरक्षा के नाम पर अपने झंडे तले लाया गया, जबकि शहर जलते और भाषाएं मिटती रहीं। विजय सिर्फ आमोशे सिर्फ जमीन के लिए नहीं थी, यह सभी को रूसी दुनिया में शामिल करने और पहचान को ही बदलने के बारे में थी। हर विजय ने घाव छोड़ा। तातार और बशकिर अपने खोए खानते नहीं भूले। कॉकसस हमेशा युद्ध क्षेत्र बन गया। साइबेरिया में आदिवासी लोगों को सभ्यता के नाम पर एक साम्राज्य में शामिल किया गया जो अक्सर गुलामी जैसा था। रूस ने डर के बल पर शासन किया, हमेशा विद्रोह की आशंका में निगरानी रखी। यह विस्तार सिर्फ लालच नहीं, डर की वजह से भी था। रूस आगे न बढ़ता तो हार सकता था। भूगोल ने इस सोच को आकार दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण था। चारों ओर अंतहीन मैदान थे, कोई प्राकृतिक सीमा नहीं थी और हर तरफ दुश्मन थे। सुरक्षा के लिए साम्राज्य को लगा कि उसे लगातार बढ़ना होगा, जो 19वीं सदी में नीति बन गया। जार सिर्फ देश पर नहीं, इस विश्वास पर भी शासन करते थे कि मॉस्को को भगवान ने सभी स्लाव और अन्य लोगों को एकजुट करने के लिए चुना है। और इस मिशन की कीमत बहुत भयानक थी। करोड़ों लोग एक साम्राज्य के बोझ तले कुचल दिए गए। फिर आया 1917। जहर चला गया था, लेकिन साम्राज्य मरा नहीं था। सोवियत संघ ने आजादी का वादा किया था, लेकिन नियंत्रण ही दिया। स्टालिन ने हर गणराज्य को कठपुतली बना दिया। स्थानीय भाषाएं सिर्फ सुविधा के लिए अपनाई गईं और नेताओं को आज्ञाकारी या अनुपस्थित किया गया। इस साम्राज्य की एकता का आधार आस्था नहीं, डर था। सोवियत संघ ने दुनिया को भाईचारे और समानता की छवि दिखाई। असल संदेश यही था। एकता मतलब आज्ञाकारिता। लोगों ने राज्य को सब कुछ दिया, बदले में सिर्फ नारे मिले। सोवियत संघ के 1991 में बिखरने पर जख्म मिटे नहीं, सिर्फ नाम बदल गए। यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक देश आजाद हुए, लेकिन कई छोटे राष्ट्र रूस में फंसे रह गए जो उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ा रहे हैं। पुतिन स्थिरता का वादा करते हुए आए थे, लेकिन उन्होंने जो बनाया वह उसी साम्राज्य का एक शांत रूप था। उनके अनुसार 1990 के दशक की अराजकता से ज्यादा आजादी खतरनाक साबित हुई। इसे सुधारने के लिए उन्होंने सत्ता केंद्रीकृत की, क्षेत्रीय स्वतंत्रता खत्म की, सोवियत झंडे की जगह तिरंगा अपनाया और विचारधारा की जगह राष्ट्रवाद लाए। दिन के अंत में मॉस्को अब भी लेता था और क्षेत्र उसकी बात मानते थे। जो गवर्नर पहले चुने जाते थे वे अब मॉस्को द्वारा नियुक्त किए जाने लगे। स्थानीय संविधान को फिर से लिखा गया ताकि वे संघीय कानून के अनुरूप हों। 2017 में तातार का विशेष दर्जा खत्म होने से उसकी आखिरी स्वायत्तता भी समाप्त हो गई। जो हम देख रहे हैं वह नई बगावत नहीं, बल्कि इतिहास की पुनरावृत्ति है, जब एक साम्राज्य अपने विरोधाभासों से टूटता है। अजीब है कि खास पलों पर ध्यान देने पर जिंदगी खुद को कई बार दोहराती है। तो जब पुतिन कहते हैं कि रूस अविभाज्य है, तो उनका असली मतलब यह है कि रूस के क्षेत्र अभी के लिए अलग होने से डरते हैं। डर हमेशा नहीं रहता, लेकिन जब तक कोई ताकतवर चीज उसे न तोड़े तब तक बना रहता है। अभी यही हो रहा है। यूक्रेन में युद्ध, गिरती हुई अर्थव्यवस्था और बढ़ती स्थानीय अवज्ञा रूसी संघ की नींव को हिला रहे हैं। वही साम्राज्य जिसने सदियों तक दूसरों को निगल लिया, अब खुद को बिखरने
से रोकने के लिए संघर्ष कर रहा है। अब अगर आप सच में देखना चाहते हैं कि हालात कितने नाजुक हो गए हैं, तो आपको बस यह देखना होगा कि दरारें सबसे गहरी कहाँ हैं। कॉकस की पहाड़ियों से आर्कटिक की जमी सीमाओं तक क्षेत्र बेचैन, गुस्से में है और मॉस्को की अनदेखी से थक गए हैं। उत्तर कॉकस से शुरू करें, चेचन्या सब जानते हैं और इसकी वजह है 2 युद्धों के बाद यहाँ अब रमजान कादियारोव का निजी शासन है, जो पुतिन की सार्वजनिक तारीफ करते हैं लेकिन चुपचाप अपना साम्राज्य बना रहे हैं। कागजों पर चेचन्या वफादार दिखती है, असलियत में ये वफादारी सिर्फ दिखावे के लिए है। सतह के नीचे नाराजगी अब भी गहराई तक मौजूद है। युद्ध, निर्वासन और विनाश के घाव अभी भरे नहीं हैं, वे बस शांत हो गए हैं। बगल में दागिस्तान और भी अस्थिर है। यह सबसे गरीब समुदायों में से एक है, जहां मिश्रित जातीय धार्मिक लोग रहते हैं और कई परिवारों ने युद्ध में अपने पुरुष खो दिए हैं। विरोध प्रदर्शन भड़क उठते हैं, जो अक्सर जबरन भर्ती और दशकों की उपेक्षा के कारण गुस्से से भरे होते हैं। इंगुशेतिया और कार्बोडिनो-बाल्कारिया को वही पुरानी समस्या है, मॉस्को पर अविश्वास, अनदेखी की निराशा और यह विश्वास कि क्रेमलिन को उनकी याद तभी आती है जब सैनिक चाहिए होते हैं। उत्तर बढ़ने पर अलग तनाव दिखता है। वोल्गा उरल गणराज्यों में तार्दिस्तान कभी क्षेत्रीय स्वायत्तता का गर्व हुआ करता था। इसके पास अपना संविधान, भाषा, अधिकार और मॉस्को के साथ एक अनोखा समझौता था जिसने इसे असली स्वतंत्रता दी थी। 2017 में पुतिन ने वे अधिकार छीन लिए और सब खत्म हो गया। बशकोर्तस्तान ने भी अपनी नाराजगी की लहर के साथ प्रतिक्रिया दी, खासकर पिछले साल जब वहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। राष्ट्रवाद, पर्यावरणीय सक्रियता और युद्ध विरोधी भावना मिलकर मॉस्को के लिए अनदेखा करना मुश्किल आंदोलन बने। इन जगहों से क्रेमलिन को पता चलता है कि अलगाव के लिए हमेशा हथियार जरूरी नहीं, अक्सर गर्व, संस्कृति और आर्थिक महत्वाकांक्षा नियंत्रण को चुनौती देती हैं। इसके बाद सुदूर पूर्व में साइबेरिया आता है। ये क्षेत्र विशाल हैं और संसाधनों से भरपूर हैं। फिर भी अपनी सारी संपत्ति के बावजूद स्थानीय लोग बदले में बहुत कम मांगते हैं। ब्रियात्सा में लामबंदी का बड़ा असर पड़ा। कुछ गांवों ने लगभग सभी वयस्क पुरुष खो दिए। कई बचे हुए लोग विदेश भाग गए, जिन्होंने मंगोलिया और यूरोप में निर्वासन समूह बनाए, जो अब युद्ध विरोधी और स्वायत्तता के पक्ष में संदेश दे रहे हैं। याकुटिया या शाखा सोने और हीरों पर बसा है। फिर भी स्थानीय लोग देखते हैं कि बाहरी लोग मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि उनकी नदियां और जंगल नष्ट हो रहे हैं। तुवा, जो छोटा है और ज्यादातर गैर रूसी है, को भी लामबंदी ने कमजोर कर दिया, जहां परिवारों ने मॉस्को के मुकाबले कहीं ज्यादा भारी कीमत चुकाई। बेचैनी सिर्फ अल्पसंख्यक क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। चाबारोव्स्क, व्लादिवोस्तोक जैसे शहर भी अब ज्यादा विरोधी हो गए हैं और एक तरह की साइबेरियाई पहचान को अपना रहे हैं। गर्वित, आत्मनिर्भर और दूर से शासित होने के विचार के प्रति और अधिक शत्रुतापूर्ण, यहाँ तक कि दूरस्थ आर्कटिक और सुदूर उत्तर भी इससे अछूते नहीं। नेनेट्स और चुकची आदिवासी तेल गैस परियोजनाओं से अपनी जमीनें खो रहे हैं। उनके 12 सिंगा चराने के रास्ते खत्म हो गए हैं। मछली पकड़ने के अधिकारों की अनदेखी होती है और विरोध करने पर गिरफ्तारियां होती हैं। ये छोटे समुदाय हैं, लेकिन इनका विरोध असरदार होता है। यह दर्शाता है कि रूस के दूरदराज और ठंडे इलाकों के लोग भी अब कह रहे हैं कि बहुत हो गया। कालिनिनग्राद और कारेलिया दोनों भौगोलिक रूप से कटे और सांस्कृतिक रूप से अलग हैं। कालिनिनग्राद नाटो देशों के बीच है। यह रूस से अधिक यूरोपीय है और लोग इसे जानते हैं। फिनलैंड के पास कारेलिया भी पश्चिम की ओर देखता है। मॉस्को की बढ़ती निगरानी और असहमति दबाने से नाराजगी बढ़ती जा रही है। जितना दूर ते आप क्रेमलिन से जाते हैं, लोग खुद को उससे उतना ही कम जुड़ा हुआ महसूस करते हैं और उतना ही ज्यादा वे उसके बिना जिंदगी की कल्पना करने लगते हैं। रूस की अशांति में धर्म भी अहम भूमिका निभाता है, खासकर उत्तरी काकेशस में, जहां इस्लाम अक्सर मॉस्को के नियंत्रण से टकराता है। दागिस्तान और चेचन्या जैसे इलाकों में आस्था सिर्फ कोई प्रथा नहीं है, बल्कि ये लोगों की पहचान का हिस्सा है। यह उनकी ढाल है, उनकी आवाज है, उनका यह कहने का तरीका है कि अरे हम अब भी यहाँ हैं। स्थानीय मौलवी जब मस्जिदों में मॉस्को की जंग को अन्यायपूर्ण कहते हैं तो लोग सुनते हैं और ये बातें जल्दी फैलती हैं। जल्दी ही सड़कों पर भीड़ लग जाती है। इस बीच रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च सत्ता के केंद्र में बैठा है, क्रेमलिन के साथ हाथ में हाथ डाले हुए। इसे सच्चा विश्वास मानकर फंडिंग और कानूनी सुरक्षा दी जाती है। मुस्लिम समुदायों, खासकर जो अपनी परंपराओं या कानूनों के अनुसार जीते हैं, उनके लिए स्थिति अलग है। राज्य सख्ती से कार्रवाई करता है। मॉस्को वर्षों से सैनिक भेज रहा है, धार्मिक स्कूल बंद कर रहा है और नेताओं को चुप करा रहा है।
1900 के दशक में यह इतना क्रूर था कि हजारों लोग मारे गए और आज तक चोटें बाकी हैं। इस तरह की ताकत वफादारी नहीं लाती बल्कि नाराजगी पैदा करती है। लोग देखते हैं कि उनकी आस्थाएं दबाई जा रही हैं और रूढ़िवादिता को राष्ट्रीय धर्म बनाया जा रहा है। शहर गांव की खाई इसे और बदतर बनाती है। कच्चान और उफा जैसे शहरों में युवा कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर आस्था, संस्कृति और पहचान बचाने की बात करते हैं। ग्रामीण गांवों में गहरी गरीबी और जर्जर स्कूलों के कारण लोग इस गुस्से में शामिल हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए यह सिर्फ गर्व नहीं, अस्तित्व की लड़ाई है। इन सभी क्षेत्रों में एक पैटर्न दिखता है। वे या तो संस्कृति या संसाधनों में समृद्ध हैं और दोनों ही उन्हें बेचैन करते हैं। उन्होंने सांस्कृतिक दमन, आर्थिक शोषण, धार्मिक दुर्व्यवहार और सैन्य असमानता झेली है। कुछ लोग विरोध या शांत प्रतिरोध से इजहार करते हैं, लेकिन माहौल एक जैसा, निराशा और थकान, क्रेमलिन का नियंत्रण भारी और अनुचित लगता है, जिससे यह समय मास्को के लिए और खतरनाक हो जाता है। कागज पर देश एकजुट दिख सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर यह दबाव में है। सांस्कृतिक गर्व, आर्थिक निराशा और मानवीय क्षति मिलकर एक ताकत बन रहे हैं। अगर सही वक्त पर चिंगारी लगी तो ये दरारें और बड़ी हो सकती हैं, जिसे क्रेमलिन शायद नियंत्रित न कर पाए। और जब रूस अपने टुकड़ों को एक साथ रखने की कोशिश कर रहा है तो एक देश है जो बहुत ध्यान से देख रहा है, चीन। आज रूस के साथ जो हो रहा है वही डरावना सपना है जिससे बीजिंग कल बचना चाहता है। मास्को की तरह चीन भी शिनजियांग से तिब्बत तक कई क्षेत्रों पर शासन करता है और उसे भी संस्कृति व संसाधनों को लेकर तनाव झेलना पड़ता है। रूस की परेशानियां मामूली हैं, जो उन चुनौतियों को दर्शाती हैं जिन्हें बीजिंग बहुत अच्छी तरह जानता है। और यह एक चेतावनी है कि जब नाराजगी बहुत लंबे समय तक बनी रहती है तो क्या हो सकता है। दोनों देशों का तरीका समान है। मास्को तातार, बुरियात, चेचन लोगों से वफादारी चाहता है, रूसी पहचान को बढ़ाता है और स्थानीय भाषाओं व परंपराओं की अनदेखी करता है। चीन भी हान चीनी संस्कृति को उइगर, तिब्बती और मंगोलों पर थोपता है। स्कूल और मीडिया एक ही कहानी को सख्ती से नियंत्रित करते हैं। याकुतिया और शिनजियांग में दुर्लभ खनिज और कपास से बीजिंग समृद्ध होता है, पर स्थानीयों को कम लाभ मिलता है। नदियां प्रदूषित हो रही हैं, जमीनें उजाड़ दी गई हैं और दोनों जगहों के लोग महसूस करते हैं कि उनके घर राजधानी के लिए सिर्फ संसाधन उपनिवेश बनकर रह गए हैं। रूस की अशांति चीन के लिए खासकर साइबेरिया और सुदूर पूर्व में अहम है, जहां चीनी कंपनियां पहले से तेल, गैस, लकड़ी में निवेश कर रही हैं। अगर मॉस्को का नियंत्रण कमजोर हुआ तो बीजिंग को इन संपत्तियों तक ज्यादा पहुंच मिल सकती है, लेकिन यह जोखिम भरा है। बंटी हुई रूस चीन सीमा क्षेत्रों में भी ऐसी अवज्ञा फैला सकती है। शिनजियांग और बशकुर्तिस्तान के युवा सोशल मीडिया पर अपनी निराशा साझा कर स्थानीय संघर्षों को वैश्विक विचारों से जोड़ते हैं। जब दागिस्तान में कोई विरोध प्रदर्शन वायरल होता है तो उसकी गूंज सिर्फ साइबेरिया तक ही नहीं रहती, बल्कि ओडमची तक भी पहुंचती है। बीजिंग जानता है कि संस्कृति को दबाना या आर्थिक दर्द की अनदेखी करना, जैसा कि मॉस्को ने किया है, उल्टा पड़ सकता है। यूक्रेन युद्ध ने रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर की और वहां गुस्सा बढ़ाया है। चीन को ऐसा कोई युद्ध नहीं झेलना पड़ रहा है, लेकिन वह अपने ही क्षेत्रों में वही दबाव बनता देख रहा है जहां भारी निगरानी और जबरन एकरूपता चुपचाप नाराजगी पैदा कर रही है। अगर रूस का संघ टूटने लगे तो यह चीन के सीमावर्ती इलाकों में खतरनाक विचारों को जन्म दे सकता है, जहां लोग पहले से ही सवाल कर रहे हैं कि उनकी संपत्ति और पहचान को केंद्र के लिए क्यों कुर्बान किया जा रहा है। चीन के लिए रूस का संकट एक सबक भी है और एक अवसर भी। बीजिंग यह सीख रहा है कि डर और नियंत्रण से एक साम्राज्य को ज्यादा समय तक एकजुट नहीं रखा जा सकता, लेकिन वह यह भी एक मौका देख रहा है कि अगर मास्को की पकड़ और कमजोर होती है तो वह खासकर रूस के संसाधन समृद्ध पूर्वी हिस्से में अपना प्रभाव बढ़ा सकता है। मुद्दा संतुलन का है। अधिक अराजकता चीन की सीमा पर अस्थिरता और शरणार्थियों या संघर्ष को ला सकती है। रूस का दर्द इस बात की याद दिलाता है कि जो साम्राज्य शोषण और मिटाने पर बने होते हैं, चाहे वह मास्को हो या बीजिंग, वे कभी भी उतने मजबूत नहीं होते जितने वे दिखते हैं। अगर दरारें बढ़ती रहीं तो क्या होगा? यहाँ कई अंत हैं, कोई भी शांतिपूर्ण नहीं लगता। एक संभावना है जिसे आप नियंत्रित विखंडन कह सकते हैं। यहाँ क्षेत्र अभी पूरी स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे हैं। वे बस चाहते हैं कि उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार हो। वे अपने खुद के बजट पर नियंत्रण चाहते हैं, ऐसे स्कूल जो उनकी अपनी भाषा सिखाएं और ऐसे कानून जो उनकी संस्कृति को दर्शाएं। तातारस्तान लंबे समय से इसी रास्ते पर है, सावधानी और व्यावहारिकता के साथ। रश्कुदस्तान एक और उदाहरण है जहां युद्ध विरोधी भावना, पर्यावरणीय सक्रियता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण एक जोरदार क्षेत्रीय आवाज बना रहे हैं। इस स्थिति में तनाव धीरे धीरे लेकिन लगातार बढ़ता है। जब क्रेमलिन सुनने से इनकार करता है तो विरोध प्रदर्शन भड़क उठते हैं, टेलीग्राम चैनल अपडेट्स से गूंज उठते हैं।
निर्वासित समुदाय विदेशों में खबर फैलाने में मदद करते हैं। गिरफ्तारियां हमेशा की तरह होती हैं, लेकिन वे आंदोलन को और मजबूत ही करती हैं। स्थानीय मांगें जल्द ही अभियान, याचिका और जनमत संग्रह बन जाती हैं, जिन्हें मॉस्को नियंत्रित करने में संघर्ष करता है। नियंत्रित विखंडन शायद ही कभी व्यवस्थित रहता है। एक क्षेत्र को भाषा अधिकार मिलने पर दूसरा क्षेत्र तेल गैस आय में हिस्सा मांगता है और कोई और क्षेत्र भर्ती में छूट मांगता है। हर छोटी जीत आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। कागजों पर मॉस्को संघ को जोड़े है, पर असल में एकता कमजोर हो रही है। जो कभी एक देश था, अब वह गुरुत्वाकर्षण से बचते इलाकों का समूह लगता है। फिर एक और उलझा परिदृश्य है, एक अराजक विघटन। यही मॉस्को का सबसे बड़ा डर है। यह तब हो सकता है अगर युद्ध लंबा चलता है, अर्थव्यवस्था ढह जाती है या पुतिन के बाद नेतृत्व में खालीपन आ जाता है। अचानक केंद्र संभाल नहीं पाता। कई क्षेत्र स्वतंत्रता घोषित करते हैं, स्थानीय मिलिशिया समुदायों की रक्षा करती हैं। कुछ मान्यता पश्चिम तो कुछ समर्थन चीन या तुर्की से लेते हैं। साइबेरिया अपनी पहचान बना सकता है, जबकि आर्कटिक और सुदूर पूर्व संसाधनों के लिए संघर्ष क्षेत्र बनते हैं। अराजकता में रोजमर्रा की जिंदगी बिखरती है। सड़कें, रेलवे, अस्पताल, स्कूल बंद हो जाते हैं। खाना, दवाइयां, आना जाना रुक जाता है। शहर खाने के लिए जूझते हैं। सीमाएं तनावपूर्ण और अप्रत्याशित हो जाती हैं। तेल और गैस से भरपूर आर्कटिक आसानी से संघर्ष क्षेत्र बन सकता है, जहां स्थानीय लड़ाके, क्रेमलिन समर्थक और विदेशी ताकतें नियंत्रण के लिए भिड़ सकती हैं। इसका असर रूस तक नहीं, यूरोप, चीन और रूस से व्यापार करने वाले देशों तक भी पहुंचेगा। एक और रास्ता है जो शांत दिखता है पर उतना ही खतरनाक है, जमी हुई साम्राज्य। यहाँ रूस बचता है पर एकता खत्म हो जाती है। क्रेमलिन लोगों को नियंत्रित करने के लिए प्रचार, सैन्य खर्च और कड़ी पुलिसिंग पर निर्भर करता है। देश बाहर से स्थिर दिखता है पर अंदर नाराजगी बढ़ रही है। स्थानीय नेताओं के पास पद हैं पर असली ताकत नहीं। प्रदर्शन गायब नहीं होते, बस शांत हो जाते हैं। युवा उम्मीद के लिए अब विदेशों की ओर देखेंगे, मॉस्को नहीं। राज्य ऊपर से ठोस पर नीचे असंतोष की धाराएं बहती हैं। इस परिदृश्य की थीम है कि आज्ञा थोपी जा सकती है, वफादारी नहीं। इतिहास में कई ऐसी चेतावनियां मिलती हैं। 1990 के दशक में चेचन्या ने दिखाया कि कैसे एक छोटा सा संघर्ष एक पूर्ण पैमाने के युद्ध में बदल सकता है। सोवियत संघ के विघटन ने साबित कर दिया कि एक देश तब तक स्थिर दिख सकता है जब तक वह अचानक बिखर न जाए। मॉस्को ये सबक जानता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे अजेय हैं। इतिहास खुद को वैसे नहीं दोहराता। यह दबाव बढ़ने की गूंज करता है जब तक वह फूट न जाए। इसमें एक सच्चाई छुपी है। रूस का संघ एक प्रेशर कुकर है जो स्थायी नहीं है। मॉस्को की ताकत ज्यादातर दिखावटी है। हर दमन से दबाव बढ़ता है। युवा पीढ़ी मॉस्को की सीमाओं से आगे देख रही है और बिखरती डोरें और तेजी से फैल रही हैं। आज का रूस एक किनारे पर खड़े साम्राज्य जैसा दिखता है। नियंत्रित विघटन, अराजक टूटना या जमे हुए साम्राज्य, इनमें से कोई भी रास्ता स्थिरता की ओर नहीं जाता। दशकों तक क्रेमलिन ने देश को एकजुट रखने के लिए डर, शोषण और प्रचार पर भरोसा किया। ये उपकरण कमजोर हो रहे हैं, जिससे भविष्य की पीढ़ियों पर असर पड़ सकता है। लेकिन यह ध्यान देना जरूरी है कि हर क्षेत्र पूरी तरह से अलग होना नहीं चाहता। कुछ क्षेत्र पूरी स्वतंत्रता के बजाय सम्मान, प्रभाव या सांस्कृतिक अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अलगाववाद सिर्फ नया झंडा या सीमाएं बनाने तक सीमित नहीं है। कई लोगों के लिए यह अपनी भाषा, परंपराओं या भविष्य में भागीदारी बनाए रखने का गर्व है। जैसे टार्डिस्तान में यह गणराज्य लंबे समय से संतुलन बनाए है। यहाँ के लोग अपनी तुर्की विरासत, अपनी भाषा और सदियों पहले एक शक्तिशाली खानते के रूप में अपने इतिहास पर गर्व करते हैं। वे बजट और स्कूलों पर अधिक नियंत्रण चाहते हैं पर व्यावहारिक हैं। वे रूस में बेहतर समझौता चाहते हैं, अलगाव नहीं। तार्दिस्तान के नेता मॉस्को से बातचीत कर सांस्कृतिक गर्व और वफादारी में संतुलन से शांति बनाए रखते हैं। यह स्वायत्तता का शांत प्रयास है, स्वतंत्रता की मांग नहीं। अब इसे दागिस्तान से तुलना करें। उत्तर काकेशस में हालात ज्यादा विस्फोटक हैं। दागिस्तान कई जातीय समूहों का मिश्रण है, जिनकी अलग भाषाएं और परंपराएं हैं और वर्षों से मॉस्को ने उन्हें नजरअंदाज किया है। ऊपर से बेटों को नापसंद युद्ध में जबरन भर्ती करने का गुस्सा जोड़ें तो नतीजा बहुत कच्चा और विस्फोटक होता है। प्रदर्शन सिर्फ भाषा या बजट नहीं, बल्कि जीवित रहने के लिए हैं। सड़कें जाम होती हैं, धर्मगुरु बोलते हैं और कई युवा भर्ती से बचते हैं। यह समझना मुश्किल नहीं है कि क्यों। जब घर उपनिवेश लगे और लोगों से तोप का चारा जैसा व्यवहार हो तो सब्र जल्दी खत्म होता है। दागिस्तान की अशांति तार्दिस्तान जैसी सावधानी से भरी नहीं है। यह ज्यादा विस्फोटक है और इसका मकसद मॉस्को के जुए को उतार फेंकना है। ये फर्क अहम है क्योंकि मॉस्को की पकड़ कमजोर होती है।
दुनिया सिर्फ एक बगावत नहीं बल्कि अलग अलग आंदोलनों की रंगीन तस्वीर देख रही है जिनके अपने खतरे और मौके हैं। इसीलिए चीन, यूरोपीय संघ और तुर्की इस पर ध्यान दे रहे हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे। और सिर्फ जातीय गणराज्य ही मॉस्को की पकड़ के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। यहाँ तक कि उन शहरों और क्षेत्रों में भी जहाँ ज्यादातर लोग जातीय रूसी हैं, वहाँ भी हालात बदलने लगे हैं। खाबारोव्स्क, व्लादिवोस्तोक जैसे स्थान क्रेमलिन से दूर रहकर अपनी आवाज ढूंढ रहे हैं। यह सांस्कृतिक गर्व से नहीं बल्कि अनदेखा किए जाने की गहरी भावना से प्रेरित है। ये नए झंडे या भाषाओं के लिए आंदोलन नहीं है। ये न्याय, अस्तित्व और इस बढ़ती धारणा के बारे में है कि मॉस्को उन्हें सिर्फ दूरस्थ चौकियों से ज्यादा कुछ नहीं समझता। खाबारोव्स्क को लीजिए, जो रूस के सुदूर पूर्व में एक शहर है और मॉस्को से उतनी ही दूर है जितना आप बिना सीमा पार किए जा सकते हैं। 2020 में क्रेमलिन ने लोकप्रिय गवर्नर सर्गेई फ्रूगल को गिरफ्तार किया, जिन पर स्थानीय लोग आरोपों को दिखावा मानते थे। फ्रूगल सिर्फ राजनेता नहीं बल्कि स्थानीय हीरो थे, जिन्होंने फिजूल खर्ची घटाई, सड़कों की मरम्मत कराई और उपेक्षित क्षेत्र की आवाज बने। उनकी गिरफ्तारी मॉस्को द्वारा उनके चेहरे पर थूकने जैसी महसूस हुई। कई हफ्तों तक हजारों लोग सड़कों पर आए, क्षेत्रीय झंडे लहराए और स्थानीय नियंत्रण की मांग की। कुछ रातों में भीड़ 50,000 तक पहुंची, जो 60,000 आबादी वाले शहर के लिए बहुत बड़ी थी। वे स्वतंत्रता नहीं मांग रहे थे, लेकिन मॉस्को द्वारा नेताओं के चयन से परेशान थे, जैसे माता पिता बच्चे के कपड़े चुनते हैं। गिरफ्तारियों और ठंड के बाद प्रदर्शन कम हुए, पर गुस्सा बरकरार रहा। 2024 में बढ़ती ईंधन कीमतों के खिलाफ छोटे छोटे प्रदर्शन टेलीग्राम और वीके पर आयोजित किए गए, जिससे यह दिखा कि खाबारोव्स्क की भावना अब भी जिंदा है। अब स्थानीय लोग खुलेआम सुदूर पूर्वी गर्व की बात करते हैं। एक शांत विद्रोह जो कहता है कि हम मॉस्को की जंजीर के बिना और बेहतर कर सकते हैं। व्लादिवोस्तोक, रूस का प्रशांत बंदरगाह, टोक्यो से क्रेमलिन की तुलना में ज्यादा करीब है। यह शहर खुद को सुदूर पूर्व की राजधानी कहता है, और यह सिर्फ दिखावा नहीं। अपने व्यस्त डॉक और व्यापार मार्गों के साथ व्लादिवोस्तोक एक अलग ही दुनिया जैसा लगता है, जो मॉस्को के आदेशों से ज्यादा एशिया से जुड़ा हुआ है। यहाँ की जिंदगी आसान नहीं है। मछली पकड़ना स्थानीय लोगों के लिए जरूरी है, लेकिन नियम बड़े कंपनियों को फायदा देते हैं। 2023 में नए कोटा से मछुआरों की पकड़ घट गई और विरोध शुरू हो गए, जिससे परिवारों को भोजन के लिए संघर्ष करना पड़ा। मॉस्को के अमीर मुनाफा कमा रहे थे, वहीं सुदूर पूर्व में ईंधन के दाम दोगुने हुए, पर मजदूरी नहीं बढ़ी। व्लादिवोस्तोक में मजदूर मॉस्को के मजदूरों की आधी कमाई ही कर पाते हैं, जिससे तनाव बढ़ता है। तब से छोटी लेकिन जोशीली प्रदर्शनियां भड़क उठी हैं, जिन्हें अक्सर ऑनलाइन हैशटैग जैसे फार ईस्ट फर्स्ट के साथ साझा किया जाता है। यह दागेस्तान जैसी जातीय बगावत नहीं बल्कि उपनिवेश जैसा व्यवहार झेल रहे क्षेत्र की बात है। पश्चिम में संपत्ति जा रही है, सड़कें जर्जर हैं और नौकरियां खत्म हो रही हैं। इन जगहों के बारे में जो बात सबसे खास है वो ये है कि इनका गुस्सा जातीय गणराज्यों जैसा ही है, लेकिन इसकी शक्ल अलग है। खाबारोव्स्क, व्लादिवोस्तोक में ये भाषा या विरासत नहीं बल्कि अपनी आवाज सुनाने की बात है। इन क्षेत्रों को लगता है वे मॉस्को का बोझ उठा रहे हैं, पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही। वे देखते हैं कि उनके टैक्स राजधानी जाते हैं, संपत्ति अमीरों को फायदा पहुंचाती है और उनकी आवाजें दूर सरकार में दब जाती हैं। अब वे सवाल करने लगे हैं कि मॉस्को की जरूरत क्यों है। इसमें हैरानी नहीं है। यह सवाल, जो कभी वफादार माने जाने वाले शहरों में भी उठ रहा है, दिखाता है कि रूस की दरारें कितनी दूर तक फैल चुकी हैं। पन्ने पलटते हुए आप देखते हैं कि रूस की नींव में दरारें सिर्फ नाराज क्षेत्रों या कमजोर अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं हैं। ये दरारें ऊपर हो रही घटनाओं से जुड़ी हैं। क्रेमलिन में पुतिन ने 2 दशक से ज्यादा शासन कर सत्ता इतनी केंद्रीकृत कर दी है कि सभी बड़े फैसले वही लेते हैं। लेकिन वो वहां हमेशा नहीं रहेंगे। अगला कौन होगा, ये सवाल अब परेशान कर रहा है। उत्तराधिकारी न होने पर रूस के अभिजात्य वर्ग जैसे धन कुबेर, सुरक्षा प्रमुख और क्षेत्रीय नेता चुपचाप प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। पर्दे के पीछे चल रही सत्ता की जंग मॉस्को का विरोध करने वाले क्षेत्रों के लिए सब कुछ बदल सकती है। पुतिन की पकड़ ही पूरे सिस्टम को जोड़े हुए है, पर यह बहुत नाजुक है। अगर वह पद छोड़ते हैं या कुछ हो जाता है तो उनकी जगह के लिए लड़ाई क्रेमलिन को भटका सकती है। कुछ उच्च अधिकारी डागेस्तान और तार्दिस्तान पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम जैसे अतिरिक्त सैनिक भेजना या कानून कड़े करना चाह सकते हैं। कुछ लोग इसे नियंत्रण कम करने का मौका मान सकते हैं और स्थानीय बजट या भाषा में रियायतें दे सकते हैं, लेकिन ये क्षेत्र शांत नहीं रहेंगे। एक व्यस्त मॉस्को, बश्कोतोस्तान और युकुत्सिया जैसे क्षेत्रों को वह मौका दे सकता है जिसकी उन्हें ज्यादा स्वायत्तता मांगने या यहाँ तक कि अलग होने के लिए जरूरत है। दिलचस्प है कि अभिजात वर्ग की प्रतिद्वंद्विताएं उभरने लगी हैं।
एफएसबी प्रमुख ज्यादा नियंत्रण चाहते हैं, वहीं कुछ राज्यपाल और टाइकून ऐसे समझौते की कोशिश कर रहे हैं जिससे क्षेत्र वफादार रहें पर उन्हें ज्यादा ताकत मिले। 2024 में बजट विवाद के कारण मॉस्को के आंतरिक सर्कल और तातारस्तान के गवर्नर जैसे क्षेत्रीय नेताओं में तनाव की बातें उठी। ये झगड़े दरारें बढ़ा रहे हैं और क्षेत्र इसे देख रहे हैं। बंटी हुई सत्ता लंबे समय तक नहीं टिकती। रूस के क्षेत्र इसे जानते हैं, मगर खेल अभी खत्म नहीं हुआ। मॉस्को बस इन दरारों को बढ़ते नहीं देख रहा है। यह क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है और हमेशा दंगे या पुलिस के जरिए नहीं करता। क्रेमलिन की एक खास रणनीति है। वह दशकों से इसे निखार रहा है और स्थानीय प्रभावशाली लोगों को साथ मिला लेता है। ऐसी जगहों पर जैसे तातारस्तान, जहां सांस्कृतिक गर्व गहराई से जुड़ा है, मॉस्को प्रभावशाली नेताओं को चुनता है, जैसे कि व्यापारिक दिग्गज, धार्मिक हस्तियां या स्थानीय राजनेता, और उन्हें अपने साथ मिला लेता है। इन प्रभावशाली लोगों को आकर्षक ठेके, राजनीतिक फायदे या शानदार उपाधियां मिलती हैं। बदले में वे अपनी समुदायों को वफादार बनाए रखते हैं। चेचन्या के रमजान कादिरोव को ही देखें। उसने मॉस्को के पैसों से अपना निजी साम्राज्य खड़ा किया है। पुतिन के वफादार सहयोगी की तरह इठलाता है और अपने क्षेत्र को निजी जागीर की तरह चलाता है। यह सौदा फिलहाल के लिए काम करता है। कादिरोव को सत्ता मिलती है, मॉस्को को स्थिरता मिलती है, लेकिन यह एक रस्सी पर चलने जैसा है। अगर पैसा या वफादारी कम हो जाए तो स्थिरता जल्दी बिखर सकती है। यूक्रेन रूस को पूरी तरह से थका रहा है। हम जल्द ही देख सकते हैं कि वह सूखना शुरू हो जाए। फिर आर्थिक प्रलोभन की बात आती है। क्रेमलिन जानता है कि गुस्सा अक्सर गरीबी से आता है, इसलिए वह अशांत क्षेत्रों को शांत करने के लिए निवेश का लालच देता है। बशकोर्टोस्तान में पिछले साल विरोध के बाद मॉस्को ने स्कूल और सड़क फंडिंग तेजी से मंजूर की ताकि सद्भावना हासिल की जा सके। याकुतिया में भी 2024 में ऐसा ही कदम देखा गया, जहां हीरे के मुनाफे से स्थानीय बजट हिस्से में थोड़ी बढ़ोतरी की गई। गरीबी दूर करने के लिए यह काफी नहीं था, पर आलोचकों को शांत करने को पर्याप्त था। ये बड़े कदम नहीं, जानबूझकर दी गई घूंसे हैं ताकि विरोध न फैले। समस्या ये है कि जब पैसा आना बंद हो जाता है तो लोग तुरंत नोटिस करते हैं और नाराजगी पहले से भी ज्यादा तेजी से वापस आ जाती है। मॉस्को भी संस्कृति आजमाता है, पर यह थोड़ा जटिल है। कुछ क्षेत्रों में यह तातार स्कूलों को कुछ घंटे उनकी भाषा पढ़ाने की अनुमति देता है ताकि तनाव कम हो, पर असली ताकत नहीं देता। यह उदार दिखने का एक तरीका है, जबकि असल में पूरी तरह से नियंत्रण बनाए रखा जाता है। लेकिन जब यह तरीका काम नहीं करता तो क्रेमलिन डराने धमकाने पर उतर आता है। निगरानी बढ़ती है, कार्यकर्ताओं को सुरक्षा एजेंसियों से रहस्यमय मुलाकातें होती हैं और स्थानीय मीडिया मॉस्को की कहानी जोर शोर से फैलाने लगता है। दागेस्तान में जहां विरोध प्रदर्शन लगातार भड़कते रहते हैं, सरकार ने सोशल मीडिया पर रूस समर्थक संदेशों की बाढ़ ला दी है, जबकि चुपचाप उन प्रभावशाली लोगों को गिरफ्तार कर रही है जो तय स्क्रिप्ट से ज्यादा दूर चले जाते हैं। यह आकर्षण और डर का ऐसा मिश्रण है जिससे क्षेत्र इतने आज्ञाकारी रहे कि संघ बना रहे। समस्या है कि ये रणनीतियां अब प्रभावी नहीं रहीं। अभिजात्य वर्ग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते जब गांव अपने खोए बेटों का शोक मना रहे हों। आर्थिक रिश्वतें बेअसर हैं जब अस्पतालों में दवाइयों की कमी है, और सांस्कृतिक रियायतें तब बेकार लगती हैं जब मॉस्को का जूता अब भी जमीन पर है। क्रेमलिन हाथ पांव मार रहा है, लेकिन उसकी हर चाल जितनी जल्दी पुरानी दरारें भरती है, उतनी ही तेजी से नई दरारें भी पैदा कर देती है। दिलचस्प यह है कि रशिया की समस्याएं न सिर्फ क्रेमलिन को हिला रही हैं, बल्कि दुनिया का ध्यान भी खींच रही हैं। जैसे ही रशिया के क्षेत्र मॉस्को की पकड़ के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, इसका असर सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें भी इस पर टिकी हुई हैं। यूरोप से लेकर एशिया तक दूसरी ताकतें इसे बहुत करीब से देख रही हैं, और कुछ तो पहले से ही रशिया की कमजोरी का फायदा उठाने के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। हम पहले ही चाइना और उसके फायदे नुकसान की बात कर चुके हैं, और ये भी कि अगर रशिया गिरता है तो उसे क्या खोना पड़ सकता है। लेकिन चाइना ही अकेला नहीं है जिसका इस लड़ाई में दांव लगा है। यूरोप भी परेशान है। यूरोपियन यूनियन रूसी गैस तेल पर निर्भर है। रूस के बिखरने पर जर्मनी व पोलैंड में ऊर्जा कीमतें बढ़ सकती हैं। यूरोप में कुछ लोग चुपचाप कलिनिंग्राड जैसे इलाकों का समर्थन कर सकते हैं जो नेटो सहयोगियों के बीच बसा है, ताकि उन्हें फायदा मिल सके। लेकिन एक अराजक रूस से शरणार्थी और संघर्ष सीमाओं के पार फैलने का खतरा है। टर्की की नजरें रूस के तुर्की क्षेत्रों तार्डिस्तान और बशकोर्टिस्तान पर हैं, जहां साझा भाषा और विरासत से संबंध बनता है। अनकरा सांस्कृतिक कार्यक्रम बढ़ाने के लिए भाषा स्कूलों और त्योहारों को फंड कर रहा है और समुदायों से संबंध मजबूत कर रहा है। यह राजनयिक समर्थन, निर्वासित कार्यकर्ताओं की मेजबानी और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उनकी चिंता उठा रहा है। यह केवल सद्भावना नहीं है। तुर्की रूस की स्थिति में अपने प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यह जोखिम भरा है। अशांति भड़काने से तुर्की के अस्थिर क्षेत्रों में भी तनाव बढ़ सकता है, जिससे अंकारा को सतर्क रहना होगा,
खासकर जब वह वैश्विक मंच पर बड़ी भूमिका चाहता है। रूस का संकट वैश्विक नक्शा बदल सकता है, जिसमें चीन, यूरोप और तुर्की संभावित फायदों और जोखिमों का आकलन कर रहे हैं। इस खेल में बहुत कुछ दांव पर है। अंत में वही सबक मिलेगा जो इतिहास सिखाता है। जब संस्कृति को दबाया जाता है, संसाधनों का शोषण किया जाता है और निष्ठा की मांग की जाती है, लेकिन न्याय नहीं होता, तो विद्रोह अनिवार्य हो जाता है। डर समय खरीद सकता है पर निष्ठा नहीं। राज्य असहमति दबा सकता है पर गुस्सा नहीं मिटा सकता। जो बचता है वह एक ऐसा संघ है जो बाहर से तो संपूर्ण दिखता है, लेकिन अंदर से बिखर रहा है। इस समय दरारें इतनी तेजी से फैल रही हैं कि मास्को उन्हें संभाल नहीं पा रहा है। सवाल यह नहीं है कि हिसाब किताब होगा या नहीं, बल्कि यह है कि वह कब और किस रूप में आएगा। आपने शायद यह पहले ही देखा होगा, लेकिन जब भी हम आपको इस युद्ध की अग्रिम पंक्तियों पर वास्तव में क्या हो रहा है दिखाने की कोशिश करते हैं, YouTube या तो वीडियो को डिमोनेटाइज कर देता है या फिर उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। सिर्फ सच दिखाने पर हमारे वीडियो हटाए गए। न प्रोपेगेंडा, न नकली क्लिप्स, बल्कि पूर्व सैनिकों द्वारा विश्लेषित प्रमाणित फुटेज। मुख्यधारा मीडिया पारदर्शिता की बात तो करती है, लेकिन आपको नहीं दिखाती कि रूसी मिसाइलें यूक्रेनी शहरों में क्या कर रही हैं। इसीलिए मैंने बेसिक्स इनसाइडर बनाया, हमारा खुद का प्लेटफॉर्म जो पूरी तरह यूट्यूब से स्वतंत्र है और सेंसरशिप से मुक्त है। यही वह जगह है जहां हम फ्रंटलाइन क्लिप्स, अनुभवी सैनिकों का गहरा विश्लेषण और ऐसी रिपोर्टें साझा करते हैं जो आपको मुख्यधारा की खबरों में कभी नहीं दिखेंगी। यह क्लिक या व्यूज नहीं, सच को दर्ज करने की बात है, इससे पहले कि वह एल्गोरिदम और राजनीति में खो जाए। और हम इस वेबसाइट को चलाए रखने में सिर्फ एक ही वजह से सक्षम हैं। आप, हमारे प्रशंसक, दर्शक, वे लोग जो सच में परवाह करते हैं कि क्या हो रहा है। हमारे पास प्रायोजक या कॉरपोरेशन नहीं, सिर्फ आपका समर्थन है। अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास करते हैं और सच जानना चाहते हैं, अभी basicsinsider.com पर जाएं। आप विवरण में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। युद्ध सिर्फ मैदान में नहीं, सच के लिए भी लड़ा जा रहा है।